गीता अपनी बहू महक और बेटी कोमल को समझाते हुए कहती है। बहू देख, कोमल को ससुराल भेजने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अकेले इकलौती बेटी है ना मेरी, माँ का दिल तो घबरा ही जाएगा ना। अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे मैं भी तो ससुराल अकेले ही आई थी ना, मुझे भी आप सबने अपनाया है ना, मैंने भी सब कुछ अच्छे से संभाला है ना, तो कोमल क्यों नहीं संभाल पाएगी? बहू, तू मेरी टेंशन नहीं समझ रही है। देख, तू तो अपने परिवार की सहमति से आई है। तेरे बड़ों से बात करके हम सबने रिश्ता तय किया था, लेकिन यहाँ तो वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। पता नहीं वो लोग मेरी बेटी को अपनाएंगे भी या नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, तो समझ क्यों नहीं रही? माँ, आप क्यों इतना सोच रही हो? आप भी तो मेरे ससुराल वालों से मिल चुकी हो ना, वो लोग कितने अच्छे हैं। हम सबसे ही कितने प्यार से बात की थी उन्होंने, फिर भी आप टेंशन ले रही हो। एक माँ की टेंशन तो उसके मरने के साथ ही जाती है। देख, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं होंगे। एक माँ का दिल है ना, वो नहीं मानता, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए डरता है। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे अगर ऐसे ही भाभी की माँ ने भी सोचा होता तो उनका क्या होता? माँ, आप मानो या मत मानो, लेकिन सच तो यही है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कोमल, माँ जो भी सोच रही है ना, वो अपने लिए थोड़ी ना सोच रही है, वो तो तुम्हारे लिए सोच रही है। और क्या गलत कहा माँ जी ने? देखो, माँ जी की चिंता तो बिल्कुल जायज है। भाभी, अब आप भी माँ की तरफ से ही बोल रही हो। अरे आप तो समझो ना। कोमल, माँ जी की बात को तो समझो तुम। देखो, तुम तो जानती हो उस लड़के को, उसके परिवार वालों को, लेकिन माँ जी तो नहीं जानती है ना। अगर माँ जी अपनी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवाती तो अच्छे से देख परख के करवाती ना, इसलिए माँ जी को तसल्ली तो रहती ना। भाभी, आप क्या कहना चाहती हो कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही हूँ, वो ठीक नहीं है? अरे कोमल, तुम इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? अरे कोई कुछ कह रहा है तो कम से कम पहले उसकी बात को सुनो, समझो, तब कुछ कहो ना। तुम तो कुछ भी बोले जा रही हो। ठीक है भाभी, मैं यही हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही, बिल्कुल शांत खड़ी हूँ। आप समझाओ क्या कहना चाहती हो, मैं भी तो देखूं कि आखिर आपका सही मतलब क्या है। देखो कोमल, तुम बचपन से इसी घर में रह रही हो, माँ जी की नजर के सामने रही हो, और शादी का बड़ा फैसला होता है जिसमें सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तुमने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है, वो लड़का अच्छा ही होगा, लेकिन एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की चिंता तो होती ही है ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मैंने ही आप दोनों की बातों का गलत मतलब निकाल लिया, लेकिन माँ की चिंता हम कैसे दूर कर सकते हैं? भाभी आप ही बताओ। ये तो माँ जी अब खुद ही बता सकती है। माँ जी आप ही बताओ, ऐसा क्या करें जिससे आपके मन का ये डर निकल जाए और आपको लगे कि हाँ, आपकी बेटी सही हाथों में है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अकेले न जाए। यहाँ से कोई न कोई मेरी बेटी के साथ जाए और तब तक वहाँ रहे जब तक मुझे तसल्ली ना हो। माँ अगर ऐसा है ना तो एक काम करो, आप ही चली जाओ ना, और पूरी तसल्ली हो जाए तो वापस आ जाना। मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। मैं उसके ससुराल में जाकर रह नहीं सकती। उसके ससुराल का पानी पीना भी मेरे लिए पाप होगा। बहू एक काम कर, तू चली जा अपनी नंद के ससुराल। गीता अपनी बहू को कोमल के ससुराल जाने के लिए मना लेती है। कुछ दिनों के बाद कोमल की अंकित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद कोमल के साथ उसकी भाभी भी ससुराल जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो कोमल की सास जानकी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद जब दोनों ननद भाभी बैठी होती है तो जानकी दोनों से ही कहती है, अरे बहू, तेरी ये भाभी क्या तेरे साथ दहेज में आई है? तेरी शादी को अब तो 15 दिन होने को आए, अब तक ये यहीं पर है। इसे अपना ससुराल नहीं संभालना है क्या? वो आंटी जी, मैं और कोमल काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कोमल को विदा करने का, तो माँ जी ने कहा कुछ दिनों में यहाँ कोमल के साथ रह लूं। चल ठीक है फिर, अब अगर बहू के साथ समय गुजारना है तो थोड़ा दिन और रह ले। जानकी जैसे ही वहाँ से जाती है तुरंत कोमल कहती है, क्या हुआ भाभी, आपने मेरी सास से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों आई हो? अगर इन्हें मैं सच बता देती ना, तब तो ये तेरे साथ वैसे ही अच्छा बर्ताव करती ना, इसलिए मैंने सोचा कि सच नहीं बताया जाए, जैसी है वैसे ही रहे। महक अब कोमल की सास पर नजर रखती है कि वो कोमल के साथ कैसा बर्ताव करती है। ऐसे ही एक दिन कोमल से कांच का ग्लास टूट जाता है। बहू देखकर काम नहीं कर सकती क्या तू? कांच का गिलास तोड़ दिया। तेरा ध्यान अगर काम में नहीं रहता है तो काम ही मत करना, कम से कम मेरे बर्तन तो सही सलामत रहेंगे ना। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया और टूट गया। बहू, सब कुछ गलती से ही होता है, और गलती करनी ही क्यों है ऐसी? अगर तू काम ध्यान से करती तो ये सब टूटता थोड़ी ना, और ना ही कोई नुकसान होता।
जानकी कोमल को काफी सुनाती है। ये सब महक भी देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद कोमल अपने दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती है और वो बाहर घूमने जा रही होती है। जानकी कोमल को टोकते हुए कहती है, बहू कहाँ जा रही है तू? और ये तूने जीन्स क्यों पहनी है? तुझे पता है ना कि तू इस घर की बहू है और हमारे घर में बहुएं जीन्स नहीं पहनती हैं। फिर तूने क्यों पहनी? माँ जी, वो मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। शादी के बाद मैं अभी तक अपने दोस्तों से एक भी बार नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा मिल लूं उनसे मैं। नहीं बहू, आज कहीं नहीं जाना है। आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुझे घर का बहुत सारा काम करना है। तू जाकर कपड़े बदल और घर के काम में लग जा। लेकिन माँ जी, घर पर मेहमान आने वाले थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहू, जब मेहमानों ने ही मुझे अभी बताया है कि वो आने वाले हैं, तो मैं तुझे पहले से कैसे बताती? जानकी कोमल को अब काम पर लगा देती है। कहीं ना कहीं अपनी सास का ये बर्ताव कोमल को भी अच्छा नहीं लगता। कोमल सारा काम करने के बाद अपने कमरे में चुपचाप बैठी होती है। तभी वहाँ महक आती है और कहती है, क्या हुआ कोमल, तुम यहाँ अकेले और चुपचाप क्यों बैठी हो? मुझे अब समझ आया कि माँ मेरी इतनी चिंता में क्यों लगी रहती थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरी सास मुझे कभी अपनाएगी। देख रही हो ना भाभी आप कैसे बर्ताव करती है मुझसे वो। हाँ कोमल, मैं देख रही हूँ, और यही सब देखने के लिए तो माँ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। अगर इनका कुछ दिनों तक ऐसे ही बर्ताव चला ना और कोई बदलाव नहीं आया तो मैं माँ जी को सब बता दूंगी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद कोमल को ज्यादा बुखार होता है, तो वो बस अपने कमरे में आराम कर रही होती है। जानकी को जब ये पता चलता है तो वो खुद पूरे घर का काम करती है और लाल मिर्च लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी भाभी के साथ बैठी थी। बहू, इसीलिए तो मैं तुझे अभी बाहर जाने से मना कर रही थी। नई बहू को जल्दी नजर लगती है। देख, लग गई ना तुझे नजर। मैं तेरी नजर उतार देती हूँ और फिर मंदिर से तेरे लिए कलावा और प्रसाद भी ले आऊंगी। बहू, मुझे बता दियो कि तुझे क्या खाना है, मैं तेरे लिए वही बना दूंगी। अब कुछ दिन तू आराम करेगी, घर के सारे काम मैं कर लूंगी। जानकी कोमल का बहुत ध्यान रखती है और नजर उतार कर चली जाती है। कोमल, लगता है मैं गलत थी। सभी सास एक जैसी ही होती है, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म। तुम्हारी तबीयत क्या खराब हुई? तुम्हारी सास तो इतना सब कर रही है तुम्हारे लिए। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। मुझे भी गलत ही लगा था अपनी सास के बारे में। मेरी सास तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ और माँ जी को भी सब बता दूंगी कि वो अब टेंशन न ले। दहेज में आई भाभी का अब समय हो गया जाने का। महक अब वापस अपने ससुराल चली जाती है और फिर दोनों ननद भाभी अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहते हैं। अस्मिका और नितिन की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में तो सब कुछ ठीक था, बस अस्मिका की सास सुकन्या एक पुरानी सोच रखने वाली औरत थी। उसकी रूढ़िवादी सोच अस्मिका की नई जमाने की सोच से बिल्कुल विपरीत थी, जिसकी वजह से अक्सर ही दोनों सास बहू के बीच झगड़ा हो जाया करता। ऐसे ही एक सुबह अस्मिका नितिन के गले में टाई बांध रही थी, तभी नितिन उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर कहता है, हाय, कितनी खूबसूरत हो तुम। मन ही नहीं करता है तुम्हें छोड़कर ऑफिस जाने का। एक काम करता हूँ, या तो तुम्हें साथ ऑफिस ले जाता हूँ या ऑफिस का काम ही घर से कर लेता हूँ। सारी समस्या ही खत्म। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अभी माँ जी आ गई ना तो सब प्यार हवा हो जाना है आपका। अरे यार, यहाँ मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ, तुम माँ जी को बीच में ले आई। अरे तुम तो गुस्सा हो गए, लेकिन तुम्हें कैसे मनाना है ये मैं जानती हूँ। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। अस्मिका की बात सुनकर नितिन जल्दी से आंखें बंद करता है, जिसके बाद जैसे ही अस्मिका नितिन को किस करने लगती है, तभी वहाँ पर सुकन्या आती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम दोनों? लाज शर्म तो है ही नहीं। हाय राम, किसी ने देख लिया ना तो जग हसाई करवा कर ही मानेगी। ये बहू तो हमारी। अरे हटो, मुझे देखने दो, कोई खिड़की का दरवाजा खुला तो नहीं है ना? मैं देख लूं एक बार अच्छे से। इतना कहकर सुकन्या फटाफट से घर के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और धीमी आवाज में कहती है, हाय हाय, अब क्या ही कहूँ। ऐसी भी क्या आग लगी थी तुम दोनों को, जो रात भर का भी इंतजार न हुआ तुम दोनों से। दिन दहाड़े खुले में ही आशिकी कर रहे हो। ओ माँ, आप ना, अरे ये सब आम बात है, अब इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? अरे पहले की औरतें अपने मर्द की तरफ आंख उठाकर देखती तक नहीं थी। सारा दिन घूंघट में सर झुकाए रहा करती थी, पर आजकल तो शर्म ही बेच खाई है, लिहाज ही नहीं है।
कान खोलकर सुन ले बहू, आज के बाद अगर ऐसा देखा ना मैंने कुछ भी करते हुए तुझे, तो घर से बाहर कर दूंगी। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है। साथ ही अस्मिका भी कामों में लग जाती है। नितिन भी वहाँ से चलता है और इस बात के बाद से अस्मिका को घूंघट किए सारा दिन घर में रहना पड़ता। वक्त गुजरता है। सुकन्या अपनी पिछड़ी सोच की वजह से हर दिन कोई न कोई नया नियम लागू किया करती। ऐसे ही एक दिन अस्मिका के पीरियड्स हो जाते हैं और उसके पेट में जोरों के दर्द होता है, जिसके बाद वो दर्द को कम करने के लिए रसोई में काढ़ा बनाने जाती है। तभी वहाँ पर सुकन्या आकर कहती है, बहू ये क्या बना रही है? माँ जी कुछ नहीं, बस वो काढ़ा बना रही थी मैं। क्यों? काढ़ा किस लिए? वो माँ जी मैं पीरियड्स में हूँ ना, तो उसी का दर्द हो रहा था, तो बस उसी के लिए बना रही थी। क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया? अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया बताया नहीं है क्या? क्यों हमारे घर को बर्बाद कर रही है? चल बाहर निकल रसोई से, अभी के अभी चल। इतना कहकर सुकन्या अस्मिका का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाती है, जिसके बाद वो उसे घर के खाली कमरे में ले जाकर कहती है, मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, जब तक तेरी ये माहवारी ठीक नहीं हो जाती है ना, तू इस कमरे में रहेगी और रसोई में तो पैर रखने की भी कोशिश मत करियो। ये मटका रखा है, इससे पानी पियो, तेरा खाना मैं दे दूंगी यहीं। और हाँ, जब तक ठीक ना हो जाए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहियो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सुकन्या वहाँ से चली जाती है और जब तक अस्मिका के पीरियड्स ठीक नहीं हो जाते, तब तक सुकन्या उसके खाने के बर्तन अलग कर देती है। साथ ही उसे जमीन पर सुलाती है, जिस वजह से अस्मिका की कमर और बदन दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं। साथ ही जब तक अस्मिका के पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक सुकन्या अस्मिका को नहाने तक नहीं देती। वक्त गुजरता है। अस्मिका के लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन वो नितिन से कहती है, नितिन देखो यार, मैं थक गई हूँ, पर माँ जी की ये पुरानी सोच है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे कितना समझा चुकी हूँ, फिर भी नहीं मान रही हैं। अरे कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती रहती हैं। हद कर दी है उन्होंने। यार पीरियड्स के टाइम पर सफाई जरूरी होती है, अच्छी डाइट की नीड होती है, पर माँ जी तो उन दिनों में भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे कि मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो। अरे अस्मिका, माँ बड़ी है उम्र में, अब अगर कुछ कह रही हैं तो भले के लिए ही होगा ना। तुम बहस या शिकायत करने की जगह चुपचाप मान लो ना। इतना कहकर नितिन वहाँ से चला जाता है और अस्मिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन अस्मिका की बहन सोना और उसका पति सुनील अस्मिका से मिलने उसके घर आते हैं। अस्मिका अच्छे से उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, तभी सुनील कुछ शगुन के पैसे देने के लिए अस्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने हाथों से पैसे देने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ की मुट्ठी बना देता है। ये सब करते हुए उसे सुकन्या देख लेती है, जिसके बाद सोना और सुनील वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सुकन्या अस्मिका पर बादलों की तरह बरसती है और अस्मिका के गालों पर एक जोरदार तमाचा लगाकर कहती है, अरे बेहया, शर्म नहीं है तुझे ये सब करते हुए जरा भी क्या? अरे घर की मान मर्यादा का लिहाज ही नहीं है, पति की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए शर्म नहीं आई जरा भी? अरे पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तू हमें मिली। पर माँ जी मैंने नहीं किया जो आप मुझे ये सब कह रही हैं। अरे सब देखा है मैंने अपनी आंखों से, कैसे तू अपने बड़े जीजा का हाथ थाम रही थी। अरे शर्म है थोड़ी बहुत कि नहीं? बड़ा जीजा बाप समान होता है, अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही है। डायन, अरे कितना भरोसा करती थी तेरी बहन तुझ पर तू उसके साथ ऐसा करेगी? माँ जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। जीजा जी तो मुझे बस शगुन दे रहे थे और कुछ भी नहीं। आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? माँ जी ये गलत बात है। मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ा। राम राम, कैसी औरत है, एक तो मर्दों को छूकर मजे लेती है और फिर खुद को ही सही साबित करती है। अगर तुझे घर के अंदर आना है तो पहले तुझे अपना शुद्धिकरण करना होगा। माँ जी आप पागल हो गई हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है जो आप मेरा शुद्धिकरण कर रही हैं। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ है ही नहीं। क्या करना क्या नहीं ये बात मुझे तू मत पढ़ा। जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक घर के अंदर नहीं आ जाएगी तू। मैं अभी पंडित जी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर सुकन्या मंदिर जाकर पंडित जी को बुला कर लाती है और अस्मिका के शुद्धिकरण की पूजा का आरंभ करती है, जिसके बाद पंडित जी अस्मिका को गौ मूत्र पीने को देते हैं और अस्मिका
उसे जमीन पर फेंक कर कहती है, बस बहुत हो गया। अरे माँ जी, शुद्धिकरण की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपकी इस पिछड़ी सोच को है, जो सही चीजों को भी गलत साबित करने में लगी है। आज तक मैं चुप रही, पर अब नहीं। अरे वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन आप तो वक्त के साथ साथ और पीछे होती जा रही हैं। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती, मेरे चरित्र को कलंकित कर रही हैं। अरे गंदी तो आप खुद हैं, उस गौमूत्र को आप ही पियो। बहू, ये क्या बकवास किए जा रही है? और ये इतनी ऊंची आवाज में कौन बात करता है अपनी सास से? सास माँ के समान होती है। वही तो बात है, माँ की समान होती है, माँ नहीं होती। माँ होती तो कभी वो नहीं करती जो आप कर रही हैं। माँ जी, पर्दा घूंघट का नहीं, नजर का होता है, नीयत का होता है। शर्म ढके कपड़ों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। सही समझने की परख होनी चाहिए, आपकी तरह नहीं जो कुछ भी बातों को गलत समझ ले। मेरे जीजा जी बस मुझे पैसे दे रहे थे और कुछ नहीं। अरे आपको ये सब कहने का क्या फायदा, जब लोगों ने ही सीता मैया को नहीं बख्शा तो मैं क्या हूँ। अस्मिता की बात सुनकर पंडित और सुकन्या दोनों का मुंह शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद सुकन्या अपनी बहू से माफी मांगती है और अपनी पिछड़ी सोच को धीरे धीरे बदलकर नई सोच की बनने की कोशिश करती है। सरिता शाम के समय अपने घर में चूल्हे पर खाना पका रही थी। इतने में उसका बेटा पंकज खांसते हुए घर आता है। उसे देखकर सरिता बोलती है, क्या हुआ पंकज बेटा, तुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है? माँ पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत खांसी हो रही है। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर देती हूँ। धूल मिट्टी के कारण खांसी हो रही होगी। सरिता अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने लगती है, लेकिन इतने में पंकज खांसते खांसते बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये देखकर सरिता घबराते हुए कहती है, पंकज, पंकज बेटा क्या हुआ? उठना पंकज बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? सरिता पंकज को उठाने की बहुत कोशिश करती है। इतने में उसका पति राघव भी घर आ जाता है और अपने बेटे को यूं जमीन पर गिरा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ पंकज को? हे भगवान, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है, हमें जल्दी इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। अजी, हमारे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा भाग्यवान, चलो मेरी मदद करो, उठाओ इसको। सरिता राघव की मदद करती है और राघव अपने बेटे को कंधे पर उठाकर पास के सरकारी दवाखाने लेकर जाता है, जहां डॉक्टर पंकज का चेकअप करने के बाद राघव और सरिता से कहता है, देखिए, लगता है आपके बेटे को कोई बड़ी बीमारी है। अभी तो वो कुछ देर में होश में आ जाएगा, लेकिन उसके कुछ टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं, ताकि बीमारी का पता चल सके और इलाज शुरू हो सके। तो डॉक्टर मैडम कर दीजिए ना टेस्ट, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। देखिए, ऐसे टेस्ट बड़े हॉस्पिटल और लैब्स में होते हैं और इसका फुल चेकअप करवा लीजिए, जिससे कि इसकी बीमारी पहचान में आ सके। बड़े अस्पताल में जाने के पैसे नहीं है मैडम हमारे पास, बहुत गरीब है हम। आप कुछ मदद करिए, हमारा इकलौता सहारा हमारा बेटा है, उसको कुछ हुआ तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। ये क्या कर रही हो पंकज की माँ? डॉक्टर साहिबा जितना कर सकती थी कर दिया, अब अपने बेटे का इलाज तो हमें ही करवाना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपकी हालत समझती हूँ, इसलिए आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपके बेटे के टेस्ट के लिए एक लैब बता देती हूँ। वहाँ पर कम पैसों में इसका सारे टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट में कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उसके इलाज के लिए आपको पैसे तो जुटाने ही पड़ेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर राघव को लैब का एड्रेस बताकर कुछ देर में पंकज के साथ घर भेज देते हैं और अगले दिन राघव और पंकज उस लैब में जाकर पंकज का पूरा चेकअप करवा कर घर आते हैं, जहां सरिता उनसे बोलती है, हो गया चेकअप? क्या कहा? कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना? माँ, रिपोर्ट 24 घंटे बाद आती है और वो लोग रिपोर्ट सीधा अपने पास के सरकारी अस्पताल भेज देंगे। अच्छा अच्छा, हे भगवान सब ठीक हो। चलो बिटवा, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देते हैं। अच्छा अच्छा। सरिता पंकज को खाना बनाकर परोसती है, लेकिन उसके और राघव के दिमाग में अपने बेटे के टेस्ट रिजल्ट की चिंताएं चल रही थी। अगले दिन पंकज को उसके कॉलेज पढ़ने भेजकर राघव अस्पताल रिपोर्ट का पता करने जाता है, जहां डॉक्टर साहिबा उसको उसके बेटे की रिपोर्ट का रिजल्ट बताते हुए कहती है, देखिए, ये सब आपके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। आपके बेटे को कैंसर है, 2nd स्टेज का। इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, वरना क्या डॉक्टर साहिबा? वरना आपके बेटे की जान बच नहीं पाएगी। 1 साल के अंदर अंदर उसका कैंसर बढ़ जाएगा और वो। बस मैडम, आगे मत बोलिए।
अपने कानों से अपने बेटे की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में मैं नहीं सुन सकता। आप ये बताइए, इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा? ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। कम से कम 10 लाख तक का खर्चा आएगा और आपके पास 1 महीने का समय है। इस समय में पैसे जोड़कर इलाज शुरू करवा दीजिए ताकि कैंसर को बढ़ने से रोका जा सके, वरना हमें माफ करिएगा, इलाज भी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगा उसके बाद। राघव उदास चेहरे के साथ हाथों में रिपोर्ट लिए घर लौटता है, जहां सरिता के पूछने पर वो उसे रोते हुए कहता है, हमारा बेटा इतनी महंगी बीमारी का शिकार है सरिता, के क्या करे? मैं चाहकर भी उसका इलाज नहीं करा सकता, लेकिन इलाज नहीं करवाया तो हम दोनों अपने जीवन का इकलौता सहारा खो देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे भगवान, मेरे बच्चे की जगह मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा ले। 10 लाख रुपए चाहिए उसकी कैंसर के इलाज के लिए, वो भी 1 महीने में। अरे आज तक की जिंदगी में मैंने 1 लाख रुपए नहीं देखे, 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? देखिए, हिम्मत मत हारिए, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन आप ये बात पंकज को मत बताइएगा, क्योंकि वो तो हमें कोशिश करने से भी मना कर देगा। हाँ, तुमने सही कहा, हम उसको कहेंगे उसको कुछ नहीं हुआ और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। राघव अपने बेटे की इतनी महंगी बीमारी के लिए पैसे जुटाने की सोचता तो है, तो वहीं दरवाजे पर खड़ा पंकज, जो कि कॉलेज से वापस अपनी एक बुक लेने घर आया था, अपने माँ बाप की सारी बातें सुन लेता है और आंखों में आंसू लिए कॉलेज के लिए फिर से निकल जाता है, जहाँ उसकी एक दोस्त रिया, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, पंकज क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे। देखो, मुझे दोस्त मानते हो ना, तो बताओ। रिया, मैं मरने वाला हूँ। मुझे एक बहुत महंगी बीमारी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे और मेरे गरीब माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना। मुझे कैंसर है। बाबा को डॉक्टर ने 10 लाख रुपए लाने को बोला है ताकि मेरा इलाज शुरू हो, लेकिन हम लोग इतने गरीब हैं कि मैं खुद जब इस कॉलेज में स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूँ तो 10 लाख जुटा पाना हमारे लिए नामुमकिन है, इसीलिए मैं मर जाऊंगा। चुप एकदम, कुछ नहीं होगा तुमको। हम कुछ सोचते हैं, इस कॉलेज के इतने होनहार स्टूडेंट हो तुम, ऐसे कैसे तुमको मरने देंगे? कुछ नहीं होगा। रिया पंकज को हौसला देती है और उसको लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। तो वहीं राघव अपने सारे रिश्तेदारों के घर जाकर उनके पैर पड़ता है कि पैसों की मदद कर दें, लेकिन कोई मदद नहीं करता। सरिता आस पड़ोस वाले औरतों से भी मदद मांगती है, लेकिन गरीब की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। दिन से हफ्ते गुजरते हैं और अब 1 महीने का समय खत्म होने को बचा था, जिस पर डॉक्टर राघव को अस्पताल बुलाकर कहती है, राघव जी, हुआ नहीं क्या पैसों का इंतजाम? मैडम, हम गरीबों की तो कोई भी मदद नहीं करता। इतनी महंगी बीमारी से मेरा बेटा कैसे लड़ेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, पंकज एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं खुद नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो, इसलिए मैं आपके लिए 2 लाख की मदद कर सकती हूँ। बाकी आप जल्दी से जल्दी बाकी के पैसे जुटा ही लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव अब हर जगह से हार कर अपने घर को गिरवी रख देता है, जिससे उसको ज्यादा नहीं तो 2 लाख रुपए मिल ही जाते हैं। अब भी 6 लाख रुपए कम थे। सरिता अपने गहने वगैरह सब बेचकर 1 लाख जुटा लेती है और अब सिर्फ 1 दिन का समय था, जिस पर सरिता और राघव अपने घर में बैठे कहते हैं, मेरा बेटा इतनी महंगी बीमारी का शिकार है और हम समय से पैसे नहीं जुटा पाए। वो चला गया तो हम जीकर क्या करेंगे? मैं अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अभी ही खुद को खत्म कर लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? राघव चाकू उठाकर खुद को मारने लगता है। इतने में वहाँ पंकज और रिया आ जाते हैं और पंकज अपने बाबा को रोकते हुए कहता है, बाबा, आप पागल हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपने सोचा है कि आप नहीं होंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगा? और मैं खुद नहीं मरना चाहता, क्योंकि मुझे इस जिंदगी में आप दोनों के लिए बहुत कुछ करना है। हाँ अंकल, ऐसे परेशानी से भागना उसका सोल्यूशन नहीं है। तुझे पता है तेरी बीमारी के बारे में? हे भगवान, बेटा मुझे माफ कर दे। तेरा ये बाबा तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। 10 लाख रुपए में मैं बस 5 लाख ही जोड़ पाया। बाकी के पैसे हमने जोड़ लिए हैं अंकल। क्या? हाँ बाबा, रिया ने प्रिंसिपल को मेरी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे लिए कॉलेज में डोनेशन कैंप लगवाया। सभी बच्चों ने उस दिन से आज तक थोड़े थोड़े पैसे डोनेट किए, जिसके कारण हमारे पास 5.5 लाख रुपए जुड़ गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा तेरे कॉलेज के सारे बच्चों को मैं खुद जा जाकर धन्यवाद दूंगा। अंकल, उससे पहले चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सारे पैसे लेकर राघव सरिता, पंकज और रिया के साथ डॉक्टर साहिबा से मिलने जाते हैं
और वो उनको अपनी जान पहचान के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां पंकज का इलाज शुरू होता है। और पूरे इलाज के बाद पंकज कैंसर जैसी बड़ी और महंगी बीमारी से लड़के बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौट आता है, जिसके बाद राघव अपने बेटे के कॉलेज जाकर सभी बच्चों का धन्यवाद करता है। साथ ही डॉक्टर साहिबा का भी धन्यवाद करता है, जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए पैसे दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।